जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और आज मैं एसिड और बेस का पार्ट 5 आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एक केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का पार्ट नंबर 5, जो है टॉपिक एसिड और बेस से, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी तक हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन की श्रृंखला की। और पार्ट 4 का जो होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं छोड़कर गया था, आप लोगों ने इसका मुझे जवाब दिया था। इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। कि यहाँ अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया था कि फलों और सब्जियों में मौजूद अम्ल को क्या कहा जाता है। पूछा गया था कि फलों और सब्जियों में मौजूद अम्लों को क्या कहा जाता है। आप सभी के द्वारा इस प्रश्न का जो जवाब मुझे दिया गया था, वो जवाब दिया गया था कार्बनिक अम्ल, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब माना जाता है। जितनी भी नेचुरल चीजें होती है फलों और सब्जियों में ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक एसिड ही पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ अदर भी ऑप्शन थे, पर ये सारे ऑप्शन क्या हो जाने वाले, रॉन्ग हो जाने वाले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो एसिड और बेस की इस श्रृंखला का पार्ट 5, जिसके पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और समझते हैं हम आज के 20 क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आज के सेशन में। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए सारे। पाचन के दौरान उत्पन्न जठरस का पीएच मान कितना होता है। आप लोगों को गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। गैस्ट्रिक जूस जो आमाशय से निकलता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, 7 के बराबर होगा या 0 के बराबर होगा। अगर हम लोग देखें, हमारे पास जो पीएच पैमाना होता है, इस पीएच पैमाने में 0 से लेकर इस पीएच पैमाने में 0 से लेकर 14 तक के डिजिट होते हैं, जो बीच में 7 होगा, जो न्यूट्रल को शो करता है। अगर हम 7 से कम की बात करें तो ये H प्लस कंसेंट्रेशन होगा, यानी कि ये एसिडिक नेचर को दिखाता है। 7 से कम जो पैमाना होगा एसिडिक नेचर को, वही 7 से ज्यादा ये बेस नेचर को दिखाता है, बेसिसिटी को दिखाता है। और यहाँ के जो पदार्थ होते हैं वो जल में घुलने पर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि गैस्ट्रिक जूस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसी अम्ल को हम लोग म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। म्यूरेटिक एसिड के नाम से किस एसिड को जाना जाता है, तो HCl इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कि HCl का या गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, जो आमाशय का पीएच वैल्यू होता है। तो ये 7 से कम होगा। तो यहाँ एक सिंपल सा प्रश्न है, 7 से कम आपसे पूछा गया है, तो एसिडिक नेचर होता है हमारे आमाशय का, क्योंकि भोजन यहाँ पर अम्लीय प्रभाव को दिखाता है। और भोजन के अंदर जब HCl मिल जाता है, तो भोजन के इस स्वरूप को हम यहाँ पर काइम के नाम से जानते हैं, काइम के नाम से। अगर भोजन के अंदर HCl की मात्रा मिल जाती है, तो भोजन का यह स्वरूप क्या किस नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। और यह काइम आप लोगों को ध्यान से समझ में आना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर एग्जाम में आपका इसका एग्जैक्ट आंसर पूछे कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आपको मैं लिखवा देता हूँ 2.2 इसका आंसर हो जाएगा। 2.2 गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू होता है, जो आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। चलिए मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, 2.2 गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिलो 7 लेस देन 7, यानी 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं आज के सेशन का, कि सभी अम्लों के लिए सामान्य सामान्य तत्व कौन सा अनिवार्य है जो होता है। तो सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व क्या होगा। अगर हम लोग किन्हीं कुछ अम्लों को देख ले, जैसे HCl होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको आप लोग जानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वही अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH। वैसे कई प्रकार के और भी एसिड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इन सभी में एक चीज कॉमन होती है, और वो होती है हाइड्रोजन। यानी यहाँ हाइड्रोजन का मिलना अनिवार्य होता है। तो सभी अम्लों में जो सामान्य तत्व हो जाता है, वह हो जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होना है। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, जो सभी तत्वों में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं वो जल में घुल पर H प्लस प्रोवाइड करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और वही अगर हम लोग क्षार की बात करें, तो ये OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। जो H प्लस डोनेट करेंगे ये एसिड होंगे, और जो OH माइनस देंगे बेस होंगे। और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो यह स्टेटमेंट दिया गया था आर्हीनियस के द्वारा। आर्हीनियस के द्वारा इस स्टेटमेंट को बताया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। पूछा गया है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या होता है।
यानी इक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आपके पास में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है और इसे हम लोग जल के अंदर घोल देते हैं, या इसका इक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यह किस प्रकार का नेचर दिखाता है। देखिए अलग अलग कंपाउंड के इस प्रकार के जो प्रश्न है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से समझना है। क्या यह लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, पूछा गया है। क्या यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल और नीले लिटमस दोनों को प्रभावित करता है, या लाल लिटमस को यह नीला कर देता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है इसका नेचर कैसा होता है। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करें डियर स्टूडेंट, तो कॉपर सल्फेट का जो नेचर होता है ये होता है एसिडिक नेचर। कॉपर सल्फेट अपने आप में एसिडिक नेचर का एक कंपाउंड माना जाता है। अगर CuSO4 की बात करें हम लोग, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, तो जब इसके एक्वस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर होता है, और आप सभी को पता है कि जो अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ आप लोगों को जो ऑप्शन सर्च करना है उसमें आप लोगों को देखना है कि टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, यानी नीले लिटमस को लाल कर देना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। एक ऐसा प्रश्न जिसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि कॉपर सल्फेट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। हम लोगों ने नीला तोता भी पढ़ा है, जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी CuSO4.5H2O हम लोग नीले तोते का फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी टर्न ब्लू लिटमस टू रेड यहाँ सही जवाब होना है इस प्रश्न के लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने कि कौन सोने को घोल सकता है, कैन डिसॉल्व गोल्ड। सोने प्लेटिनम, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ जो उत्कृष्ट धातु है सोना प्लेटिनम, इन सभी को डिसॉल्व कर देने वाला सॉल्यूशन कौन होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो सोना होता है उसको नया करने के लिए एक सॉल्यूशन के अंदर डुबोया जाता है, तो वहां से आधा सोना गायब हो जाता है। बताइए आपको ये सॉल्यूशन क्या होना है। क्या ये ग्लिसरीन सॉल्यूशन होता है, पेट्रोलियम ईथर हो सकता है, मेथनॉल हो सकता है, या एक्वारेजिया। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के इस प्रश्न का जवाब होगा। आपने इसका नाम सुना होगा अम्लराज या अम्लों का राजा। और अम्लराज क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट यह 3:1 के रेशियो में HCl सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का एक सॉल्यूशन होता है। यानी हाईली कंसेंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाईली कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 का क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाता है, तो इन दोनों को 3:1 के फॉर्म में मिलाया जाता है, और यही मिलकर बना देते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम लोग सोना और प्लेटिनम को डुबोते हैं तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसे हम लोग एक्वारेजिया या फिर अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका एक्वारेजिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, आप लोगों को बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एसिडिक नेचर। किसका नेचर एसिडिक नहीं है यहाँ पर पूछा गया। देखिए आपके सामने कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर रख दिए गए हैं। पहले आपको ये जानना होता है कि कुछ फॉर्मूले, जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कॉपर सल्फेट अपना एसिडिक नेचर रखता है, उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इन सभी कंपाउंड का जो नेचर होता है एसिडिक होता है या बेस नेचर का होगा या ये न्यूट्रल होते हैं, तो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इन्हीं की वजह से एसिड रेन संभावित होती है, कि जो अम्ल वर्षा होती है वो इन्हीं की वजह से होगी। यानी इनका जो नेचर होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति या अम्लीय स्वभाव को रखने वाले ये कंपाउंड माने जाते हैं। परंतु हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस मानी जाती है, एक ऐसा कंपाउंड माना जाता है जो नेचर में न्यूट्रल कंडीशन रखता है, यानी यह उदासीन प्रवृत्ति रखता है। कि कौन सी प्रवृत्ति अपने अंदर रखेगा, उदासीन प्रवृत्ति यह अपने अंदर रखेगा। और यहाँ पर जो बी सी और डी दिए गए हैं SO2 SO3 और NO2, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिड रेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एसिड रेन में इनकी भूमिका होती है। तो यहाँ ये तीनों का नेचर एसिडिक हो जाएगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन 6 है कि इनमें से किसकी प्रकृति क्षारीय है, आप लोगों को बताना है। देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में काफी बनते हैं, इनके आने की संभावना है काफी ज्यादा, क्योंकि काफी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं।
तो बोला गया कि यहाँ कौन प्रकृति क्षारीय है, अल्कलाइन नेचर में देखना है तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का अम्ल माना जाता है। अगर हम लोग देखें HCl एक प्रकार का एसिड होता है, एसिड होता है। वही HNO3 या नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये भी एक प्रकार का अम्ल होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं, यह भी एक प्रकार का एसिड होता है। और अगर NaOH की बात करें तो यह एक प्रकार का बेस होता है और यह बेस भी कैसा होगा, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस ये माना जाता है NaOH, जिसका पीएच वैल्यू अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पीएच वैल्यू इसका हो जाता है 14 यानी कि 14 इसका पीएच मान होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत आते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। साबुन बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि यहाँ बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, कौन सा कथन आपको गलत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट हम लोगों को देखना है, फिनोफ्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी हो जाता है। देखिए जो साबुन होते हैं वो एक प्रकार के क्षारक होते हैं, एक प्रकार के क्षार होते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये एक प्रकार के बेस होते हैं। जैसे हम लोग NaOH से, कास्टिक सोडे से साबुन का निर्माण करते हैं। अगर फिनोफ्थलीन को किसी क्षार में रखा जाता है तो यह पिंक कलर देता है और यह गुलाबी रंग देता है, तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगा। गलत स्टेटमेंट को हम लोगों को चुनना है। यहाँ पर दिया गया गैर धात्विक, गैर धात्विक का मतलब होगा नॉन मेटेलिक, यानी कि नॉन मेटल। गैर धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगर हम लोग देखें तो गैर धात्विक यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अधातुएं अम्लीय प्रकृति के ही नेचर बनाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी देके रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। देखिए किसी की भी प्रकृति क्षारीय होना, उसमें उपस्थित OH आयन के ऊपर डिपेंडेंसी मानी जाएगी, न कि किसी धात्विक आयनों के कारण। यहाँ जैसा बोला गया कि सोडियम आयनों के कारण यहाँ क्षार की उपस्थिति मानी जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो क्षार होगा वह OH की उपस्थिति के कारण ही क्षार माना जाता है। यानी कि जितना ज्यादा हाईली कंसंट्रेट OH के प्रति होगा वही क्षार माना जाएगा। तो किसी धात्विक आयन की वजह से यहाँ ऐसा नहीं होता है। सही, यहाँ जो गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका सही जवाब हमारे लिए क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, इनमें से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। आपको यहाँ पर कुछ एसिड और बेस के नेम यहाँ पर दे के रखे। H2SO4 एक प्रकार का अम्ल होता है और इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। वही MgOH होल्टवाइज एक प्रकार का बेसिसिटी वाला या बेस नेचर का एक सॉल्ट माना जाता है, बेस नेचर का एक सॉल्ट माना जाता है, जिसे हम लोग एज अ एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं। इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप अपने नोट्स में लिख लें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहेंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है। वही अगर HCl की बात करें तो यहाँ भी एक एसिड होगा और CH3COOH भी एक प्रकार का एसिड है। यहाँ जो तीनों ऑप्शन दिए गए वो एसिड से रिलेवेंट है, एसिड से रिलेवेंट है। और बाकी यहाँ पर जो बी होगा ये एक बेस नेचर का क्या होता है, सॉल्ट माना जाता है, जिसका यूज हम लोग एसिडिटी को कम करने के लिए भी करते हैं। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा, जो विषम होगा वो ऑप्शन नंबर बी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा क्षार है, आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाई। अल्कलाई आप लोगों को बताना है। अल्कल कौन होता है, तो अल्कलाई की अगर हम लोग बात करें तो सारे बेस अल्कल नहीं होते। क्षारक और क्षार, जो क्षार जल में घुल सकते हैं उन्हीं को हम लोग अल्कलाई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल हम लोगों को देखना है। कॉप यहाँ अगर बोला जाए तो CuOH होल्ट वाइज देख दिया गया है, जिंक हाइड्रोक्साइड दिया गया है, NaOH और FeOH होल्ट वाइज, ये कोई कंपाउंड ही नहीं होता है देखा जाए। तो यहाँ पर जो बेस अगर पूछा जाता है कि कौन क्षार है, तो डियर स्टूडेंट आप सभी को इसकी जानकारी भली भांति होगी कि NaOH एक प्रबल क्षार माना जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में सोडियम को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और इन्हीं ग्रुप 1 को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्षार बनाने के काम आती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
ए और बी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके उत्पादन करेगी किसका। कि अगर किसी मेटल को, मान लीजिए कि कोई मेटल है यहाँ पर, अगर हम लोग देख लेते हैं कॉपर, और कॉपर की क्रिया हम लोगों ने किसी अम्ल के साथ करवा दी। अम्ल यानी यहाँ हम लोगों ने HCl ले लिया, तो डियर स्टूडेंट ये जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, यानी यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बनेगा और कॉपर क्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज होगी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या बना, तो यहाँ पर लवण, अगर हम लोग यहाँ सोडियम ले लेते हैं और सोडियम की क्रिया हम लोग HCl से करवाते हैं, तो यहाँ NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी NaCl एक प्रकार का क्या हो जाता है, तो NaCl एक प्रकार का सॉल्ट हो जाएगा, और साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन सी गैस निकलेगी, तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन को उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हम लोगों ने सी को देख लिया है। 11 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि नमक एक NaCl एक नमक है जो बनता है। अगर हम लोग NaCl की बात करें ये किससे बनता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ जो ऑप्शन है कुछ डिफरेंट टाइप के दिए गए। क्या NaCl का निर्माण स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से होगा। देखिए एसिड के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है एसिडिक नेचर में स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। जो ज्यादा H+ आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो कम H+ आयन देते हैं वो वीक एसिड माने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो जल में घुलने पर तुरंत OH- प्रदान करते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जाना जाता है, और जो कम मात्रा में OH- प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग वीक बेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो बोला गया NaCl, अगर हम लोग Na बनाना है और हमें Cl बनाना है, Na+ है और Cl- है। अगर हम लोग Na+ की बात करें और Cl- की बात करें, नमक में ये दो प्रकार के आयन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ नमक का निर्माण इस नमक में क्या हो सकता है, तो डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये अगर हम लोग किसी बेस, किसी क्षार की क्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं, तो हम लोगों ने अम्ल में ले लिया यहाँ पर HCl, और क्षार में ले लिया यहाँ H+Cl-, Na+OH-। तो यहाँ जो निर्माण होता है वो निर्माण उदासीनीकरण प्रक्रिया आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये NaCl के साथ जुड़कर NaCl का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर H2O यानी कि पानी का निर्माण भी हो जाएगा। परंतु आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो NaOH होता है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, यानी कि मजबूत बेस, मजबूत क्षार माना जाता है। वही अगर HCl की बात करें तो HCl भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मजबूत अम्ल माना जाता है। तभी जाकर NaCl का निर्माण संभव है, जो एक सॉल्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अगर NaCl का निर्माण करवाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाना पड़ेगा। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा मजबूत एसिड और मजबूत बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने कि इनमें से किस घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। आप सभी को जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और जवाब देना है। यहाँ पर बोला गया है कि किस घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखिए अलग अलग प्रकार के पीएच मान दिए गए कि एक विलियन है pH8, pH5, pH10 और pH4। अगर हम लोग pH7 की बात करें, pH7 जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 होता है यह उदासीन प्रकृति का लवण माना जाता है, और इसमें जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा, यानी इन दोनों की सांद्रता जो होती है वो कम होती है, देखा जाए या इक्वल होती है। परंतु जैसे जैसे इस स्केल में 7 से हम लोग 7 से बिलो की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे क्या होगा कि नंबर अगर 0 तक आ रहे हैं, जहां अगर हम लोग 0 पर है तो उतना ही H+ कंसंट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी पीएच वैल्यू जितना मान कम होगा उतना हाइड्रोजन सांद्रता का मान बढ़ेगा। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जिसका पीएच मान सबसे कम है यानी pH4, और pH4 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक देखने को मिलेगी, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, pH4 में, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर यहाँ ऑप्शन होता pH 0 तो आपको सही जवाब 0 पर देना होता, क्योंकि 0 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से समझ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय की लवण है,
क्योंकि यह लवण होगा। देखिए एक लवण बनाना है, एक सॉल्ट बनाना है, पर यह जो सॉल्ट है ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है, बेसिक नेचर का सॉल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक बेसिक नेचर का सॉल्ट माना जाता है जो एंटासिड के रूप में हम लोग यूज करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आप क्वेश्चन के थोड़े कॉन्सेप्ट्स को समझे जरूरी, कि अगर सोडियम कार्बोनेट हम लोगों को बनाना है Na2CO3, और ये सोडियम कार्बोनेट का जो नेचर होगा ये बेस नेचर का होगा, तो हम लोगों को क्या लेना चाहिए? अगर मैंने, ध्यान से समझना है कि अगर मैंने वीक एसिड की रिएक्शन करवा दी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, वीक एसिड को मैंने ऐड कर दिया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो यहाँ एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट? सॉल्ट बनता है, और साथ में यहाँ पर वाटर अमाउंट भी निकलेगा। परंतु आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो एसिड और बेस में हम लोगों ने जिस टर्म को स्ट्रॉन्ग लिया है वह अपना प्रभाव इस सॉल्ट पर डालेगा। अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होता और वीक बेस लिया होता तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का बनता, और अभी हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड लिया है, तो इस वीक एसिड का प्रभाव या कमजोर अम्ल का प्रभाव इस सॉल्ट पर नहीं पड़ेगा। वही अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, एक मजबूत क्षार की, तो इसका पूरा पूरा प्रभाव इस लवण पर पड़ेगा और सॉल्ट बनेगा। परंतु यह सॉल्ट कैसा रहेगा? बेस नेचर का सॉल्ट माना जाएगा। और उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय लवण बनाना है तो यह लवण किससे निर्मित हो सकता है? तो वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से इसका निर्माण होगा। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को देख लेते हैं। दुर्बल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दोनों चीजें प्रबल नहीं होगी। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, देखो दुर्बल क्षार नहीं होगा। यहां पर देखेंगे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। और एग्जाम में यहां पर दिया गया है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम्स में उस कंपटीशन में हम लोग पार्टिसिपेशन है। अदरवाइज हम लोगों को अगर इसके कॉन्सेप्ट नहीं आए और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप यकीन कीजिएगा कि एग्जाम सीधा क्वेश्चन कॉपी करेगा, यहाँ से आप लोगों को समझ में आना है। 13 का हम लोगों ने आंसर देख लिया डी। चलिए 14 देख लेते। दांत के इनेमल, जो आप सभी ने पढ़ के रखा है, दांतों का जो इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से ये बना होता है। दांतों का इनेमल अगर हम लोग देखें तो इसका कंपोजिशन होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट जो होगा ये किससे बना होगा? तो ये फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। जो फास्फोरिक एसिड होता है उससे मिलकर ये बना होता है H3PO4, यानी H3PO4 से मिलकर, जिसे हम लोग फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, फास्फोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि दांतों के एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। आज के इस श्रृंखला में मोस्टली कंपाउंड लिए गए हैं और इन कंपाउंड का नेचर आप लोगों से पूछा गया है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, आपको यहाँ पर ये बताना होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, दांतों के ऊपर एक कोटिंग होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे टीथ होते हैं उनके ऊपर एक हार्डेस्ट मटेरियल की कोटिंग होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनामल। दांत इससे मजबूत और चमकीले होते हैं, और वही यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी माना जाता है। अगर मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों के एनामल धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा एसिडिक नेचर में यह नष्ट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका पूरा जो जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट बना किससे होता है? फास्फोरिक एसिड से, और फास्फोरिक एसिड H3PO4 हो जाता है। अब H3PO4 जो होगा, इसका जो नेचर होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसकी प्रकृति क्या है। अगर हम लोग इसकी प्रकृति को देखें या कैल्शियम फॉस्फेट को देखें, तो कैल्शियम फॉस्फेट का अगर फार्मूला मैं आपको बताऊं तो Ca3PO4 होल ट्वाइस। आप लोगों को इसका फार्मूला ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कैल्शियम फॉस्फेट जो दांतों के इनेमल होते हैं उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है? Ca3PO4 होल ट्वाइस। और यह निर्माण किससे हुआ? तो यह फास्फोरिक एसिड से H3PO4 से इसका निर्माण होता है। तो एग्जाम में पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्या ये एल्कलाइन होता है, या ये अम्लीय होगा, या फिर ये उदासीन होगा, या फिर ये उभयधर्मी होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसका जो
नेचर होता है, ये नेचर होता है क्षारीय प्रकृति का CaPO4। अगर CH3PO4 होल्ट वाइज देखें तो एक प्रकार का क्षार माना जाता है, तो अल्कलाइन प्रकृति का नेचर इसका होगा। तो ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से टारगेट कर लेते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ एक सही क्रम है। अम्लीय सामर्थ्य का मतलब होगा कि यहाँ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करना है कि स्ट्रॉन्ग कौन होगा। क्या वाटर, अगर हम लोग पानी की बात करें तो डियर ये एक एम्फोटेरिक मटेरियल होता है पानी, जो एसिड यानी पानी के अंदर से आप H+ और OH- दोनों निकाल सकते हैं। यह अम्ल का भी स्वभाव दिखाएगा और क्षार का भी स्वभाव दिखाएगा। वही हम लोग देखें तो क्या जल से स्ट्रॉन्ग होता है एसिडिक एसिड CH3COOH, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आपके पास और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड। देखिए HCl जो होता है उसका पीएच वैल्यू सांद्र HCl का 0 होता है, तो एसिड अगर यहाँ पर HCl दिया गया है तो HCl सबसे बाद में आएगा, क्योंकि इसका अगर स्ट्रेंथ देखें हम एसिडिक नेचर में तो ये सबसे हाईएस्ट होगा। एसिडिक अम्ल जल इससे कमजोर होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ अगर सही जवाब देखें तो पहले पानी हो सकता है, फिर एसिडिक एसिड हो सकता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। पहले पानी होगा जो सबसे वीक होता है, फिर एसिडिक अम्ल जो इससे स्ट्रॉन्ग होता है, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl के रूप में जाना जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदे गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए कि अगर हम एसिड से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हैं और अगर हमारे हाथों पर एसिड की कुछ बूंदे गिर जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि हाथ को लवणीय जल से धो ले। लवणीय जल से धो ले यानी कि जो सॉल्ट होता है उससे हम लोगों को धो लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। आपने यह कंपाउंड पढ़ा है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में मीठा सोडा, और बाइकार्बोनेट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब अम्लता बढ़ जाती है तो मीठे सोडे का उपयोग भी या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग भी एसिडिक नेचर को कम करने के लिए किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कि हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाए। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है डियर स्टूडेंट ये NaOH होता है, जिसका अगर पीएच वैल्यू देखिए 14, ये बहुत ज्यादा बेस नेचर का होता है, यह भी हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। और हमारे पास अंतिम एक जवाब है कि प्रबल क्षार के साथ में अम्लों को उदासीन करे। तो डियर स्टूडेंट इसका सही जवाब मैं बताऊंगा कि हाथ को जल की अधिक से अधिक मात्रा में धोना है और उस पर तुरंत हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो पेस्ट है वो लगा लेना है, जिससे जो एसिडिटी है वहां की, जो एसिड का दुष्प्रभाव है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हम लोग आंसर इसका मानेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान से भी समझना है, ध्यान भी रखना है इस बात का। लिखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से कि यहाँ पर पूछा गया है दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी। अब दृष्टि दोष का मतलब होगा विजुअल प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो ये ठीक से देख नहीं पाता है। विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए यह स्टूडेंट ऐसा है जिसे दृष्टि दोष समस्याएं हैं, यानी यह देख नहीं सकता पर यह सूंघ तो सकता है। और इसके लिए अगर मुझे एसिड बेस का टेस्ट लगवाना है तो मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का उपयोग करूंगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब गंधी सूचक। अब ये गंधी सूचक क्या होते हैं, जो गंध के द्वारा पता लगाया जा सकता है, गंधी सूचक। अगर हम लोग कलर वाले इंडिकेटर इसको देंगे तो ये देख नहीं सकता, इसलिए ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का उपयोग यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर लिटमस क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो डियर स्टूडेंट लिटमस तो अपना कलर चेंज करेगा, तो इसका सही जवाब नहीं होगा। हल्दी भी अपना कलर चेंज करती है। अगर हम लोग वेनिला प्लांट की बात करें, पिटूनिया यहाँ पर अलग एक मैटर हो जाएगा। वेनिला प्लांट, अगर वेनिला एसेंस की बात करें तो वेनिला प्लांट जो होता है वह एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर माना जाता है, जो एसिड के साथ अपनी गंध को नहीं बदलता, परंतु अगर बेस के साथ में अगर इसको डाला जाए तो बेस के साथ ये अपनी जो गंध है उसको ये गायब कर लेता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा वेनिला प्लांट। जैसे आप लोगों ने लौंग का नाम सुना होगा, लौंग और प्याज, इसके साथ आप और भी गंधी सूचक को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लौंग, क्लोव, और एक हो जाएगा ओनियन यानी प्याज।
प्याज, ये दोनों भी गंदी प्रकार के सूचक माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बड़े शानदार प्रश्न है आज के सेशन में, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। इनमें से कौन सा एक क्षारक नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन नहीं है? तो NaOH तो एक बेस माना जाता है, अगर देखा जाए तो एक बेस माना जाएगा। KOH, NH4OH और C2H, C2H2OH। अगर हम लोग C2H2, ये तो अल्कोहल समूह हो जाता है डियर, ये अल्कोहल समूह हो जाएगा और अल्कोहल समूह में OH एक प्रत्यय होता है हाइड्रोक्सी समूह। तो यहाँ ये तीनों एसिड होंगे और ये क्षारक, ये तीनों बेस होंगे, पर यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बेस नहीं होगा, यह अल्कोहल ग्रुप माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से देख लेते हैं। अम्लों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही माना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एसिड? पूछा गया है कि क्या अम्ल जो होते हैं कड़वे होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, अम्ल कभी भी कड़वे नहीं होते। जितने भी कड़वे वाले स्टेटमेंट है आप उनको पहले ही हटा दें। अब आपके पास में दो ऑप्शन यहाँ पर रिमेन है, इन दोनों ऑप्शन से आप आंसर लगाइएगा। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पूछा गया है कि जो खट्टे होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, क्या अम्ल लाल को नीला करते हैं? तो यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह तो नीले को लाल करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्न है आज के सेशन में जो आप लोगों को पढ़ना है। चलिए अब बारी है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। तो होमवर्क प्रश्न का जो होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ चुका है। बोला गया है यहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में इनमें से कौन उपस्थित होगा? पूछा गया है कि हाइड्रोजन के जलीय विलयन में यहाँ पर कौन उपस्थित हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के तनु जलीय विलयन में इनमें से कौन उपस्थित? यहाँ पर बोला गया H2O प्लस Cl माइनस, H2O प्लस और OH माइनस और Cl माइनस, और पूछा गया OH माइनस। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अनआयोनाइज्ड HCl यानी कि अनआयनित HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है, एग्जाम्स में आने की संभावना इसकी बनती है। तो आज के 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और पास आए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा दें, जिसमें ऑल पर आपको क्लिक करना है, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो आप लोग यहाँ पर 5 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आज एसिड और बेस का। अब हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक में लेने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैं आप लोगों को अगला टॉपिक देके जा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है इन्हें हम लोग क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। तो अगला टॉपिक है जिसका वीडियो आएगा, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप। एग्जाम्स में 2 प्रश्न आना यहाँ से तय है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल